हाँ जी, नमस्कार सभी को। तो आज हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस करने जा रहे हैं 26 जनवरी की मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सीएनए है, यानी कि करंट न्यूज़ एनालिसिस, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, डेट टू डेट आपको हर एक वीडियो जो है वो मिलती रहेगी। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला है कि यहाँ पर थोड़ा सा नेटवर्क इश्यूज चल रहा था, और दूसरी चीज़ कि थोड़ा घर पे आए, थोड़ा काम भी रहता है 2-4 दिन। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से सारे लोग जो है इस वीडियो को जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हो, नोट्स अपने अपने बनाते जाइए, और जैसे ही कंप्लीट होता है तो इसको एक बार शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। और करंट अफेयर को, जैसा मैंने आपको पहले ही कहा है कि इस साल हमें यानी कि 2021 के अंदर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ठीक है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई है, लेकिन इस साल हम चाहते हैं कि डे टू डे हमारा करंट अफेयर जो है अच्छे तरीके से, अच्छे लेवल के ऊपर कंप्लीट होता रहे, ताकि क्या है, हमें कोई भी तरीके की प्रॉब्लम जो है वो ना आए मेंस एग्जाम के अंदर। क्लियर है? चलिए, ज़्यादा टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये सेशन। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं 26 जनवरी की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सीएनए है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आपके सामने स्लाइड के ऊपर दिखाई दे ही रहा है। वैसे तो क्या है कि डेली ये लाइव भी होते हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल जो है प्रॉब्लम आ रही है, उसकी वजह से लाइव नहीं कर पा रहे हैं। पहले एक मोटिवेशनल कोट आपके सामने कि सामना करो उन परिस्थितियों का जो राह में आई है। सामना करो उन परिस्थितियों का जो राह में आई है, क्योंकि यही तुम्हें तुम्हारी मंजिल का पता भी बताएगी। जी हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सत्य है। अगर हमें प्रॉब्लम्स नहीं आएगी तो हम हमारे मुकाम तक पहुंचेंगे नहीं। हमेशा सोच लेना कि हम हमें एक गलत रास्ते के ऊपर चल रहे हैं। लेकिन फिर भी चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार यानी कि PMRBPP, ठीक, 2022 जो है उसके अंदर टोटल यानी कि कितने ऐसे कन्फर्म अपॉन हाउ मेनी स्टूडेंट, यानी कितने ऐसे स्टूडेंट थे जिनको ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है वो दिया गया। ठीक है, इसका राइट आंसर सभी को होप सो मालूम होगा, लेकिन पहले हम डिटेल्स पढ़ते हैं, उसके बाद आपको पता चलेगा कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, जैसा कि मुझे मालूम है कि इसका राइट आंसर जो है वो सी यानी कि 29 होने वाला है, लेकिन फिर भी हम एक बार देख लेते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि दिया गया है हमारे सामने, सारी चीज़ें पहले लिखी हुई है, इसको अच्छे तरीके से हम लोगों ने देखना है। फिर हमारे जो भी यानी कि इंपॉर्टेंट नोट्स रहेंगे वो आप साथ साथ में बनाते जाइए, जो मैं अंडरलाइन करता जाऊँ। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है, इसकी फुल फॉर्म यानी कि PMRBPP जो है, इसकी फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जो कि 2022 का 29 स्टूडेंट्स को, कितने स्टूडेंट को, 29 स्टूडेंट्स को जो है ये दिया गया है। ये खास करके आप लोगों ने ध्यान में रखना है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो कितने, तो 15 बॉयज़ है और 14 गर्ल्स को ये दिया गया है, जो यानी कि 21 स्टेट, यानी कि 21 स्टेट और यूटी सभी से मिलाकर है। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये दिया जाता है। ठीक है, कि इसको चिल्ड्रंस को जो यानी कि क्या हो, जिनके अंदर आउटस्टैंडिंग यानी कि कोई परफॉर्मेंस की हो 6 कैटेगरी के अंदर। कौन कौन सी कैटेगरी? जैसे कि इनोवेशन है, सोशल सर्विस दी हो, स्कॉलस्टिक हो, स्पोर्ट्स हो, आर्ट हो और ब्रेवरी हो यानी कि बहादुरी। तो ये यानी कि 6 ऐसे कैटेगरीज है जिनके अंदर टोटल देखो, इनोवेशन के अंदर 7 स्टूडेंट को मिला, सोशल सर्विस के अंदर 4 को है ना। इसी तरीके से अलग अलग सारी चीज़ें जो है वो हमारे सामने दी गई है। क्लियर है? जैसे 8 है, 6 है, 3 है ना। तो ये अब इसमें प्राइस की बात की जाए तो 1 लाख रुपए का प्राइस जो है वो दिया जाता होता है। तो 29 स्टूडेंट को ये प्राइस जो है वो दिया गया है। किसके द्वारा दिया जाता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा दिया जाता है। ये खास करके आप लोगों ने ध्यान में रखना है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके द्वारा ये प्राइज जो है वो दिया जाता है। क्लियर है? होप सो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। यानी कि इसका राइट आंसर जो है वो क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोगों ने खास करके ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर होगा 29, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। जैसे कि ये दिया गया है, ये ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये जो है प्राइज जो है वो दिए गए थे। यहाँ पर दिए गए हैं श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जो है वो भी यहाँ पर आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। ठीक है, यानी कि वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर है, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात की जाए तो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी सभी को मालूम है, अमेठी है यानी कि उत्तर प्रदेश। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है क्या चीज़। देखो, हर एक चीज़ों के अंदर क्या है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डिटेल जो है वो हमें जानने की कोशिश करनी है, ताकि हमारा जो एग्जाम हो तो उसके अंदर अगर डिटेल से कुछ चीज़ आ जाए तो हमें दिक्कत ना आए। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, जो कि ऑल्सो डिवेट एज प्राइम मिनिस्टर नेशनल अवार्ड फॉर चिल्ड्रन के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये सिविलियन ऑनर अवार्ड है,
ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये क्या है, प्रेजेंट किया जाता है 2 कैटेगरी के अंदर। पहला है बाल शक्ति पुरस्कार कैटेगरी है, दूसरी है बाल कल्याण पुरस्कार भी है। ठीक है, ये शक्ति पुरस्कार जो है वो 6 कैटेगरी के अंदर दिया जाता है। ठीक है, इसमें क्या रहता है, देखो ध्यान से देखना कि एज जो है अंडर 18 होनी चाहिए। ठीक है, अंडर 18 एज होनी चाहिए। और इसको इंस्टीट्यूट किया गया था सन 1996 के अंदर बाय एनजीओ इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर के द्वारा, जिसको नेशनल चाइल्ड अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। इसको जाना जाता था, ये खास करके आप लोगों ने ध्यान में रखना है। क्लियर है। दूसरा है बाल कल्याण पुरस्कार। ये भी अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन को ये दिया जाता है वो हैव मेड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन रहता हो इन चाइल्ड प्रोटेक्शन के अंदर, चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर, चाइल्ड वेलफेयर के अंदर, यानी कि बच्चों को बचाने के लिए, उनके डेवलपमेंट में इस तरीके से अगर किसी का कंट्रीब्यूशन रहता है तो इसको इस अवार्ड को दिया। ये भी नेशनल चाइल्ड वेलफेयर अवार्ड के नाम से जाना जाता था। और अगर हम बात करें तो ये यानी कि किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये अवार्ड जो है इंस्टीट्यूटेड किसके द्वारा किया गया, इंस्टीट्यूटेड तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा सन 1979 के अंदर, खास करके ध्यान रखना है। और बोथ द अवार्ड वे रीनेम, इस दोनों अवार्ड को रीनेम करके कंबाइन कर दिया और नाम रख दिया प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कर दिया था सन 2018 के अंदर। बहुत ही महत्वपूर्ण ये चीज़ है जो हम लोगों ने जाननी है। और ये अगर हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और एडमिनिस्ट्रेटिव किसके अंडर में आ गया, ये तो पूरा का पूरा यानी कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में ये देखे जाने लगा। ये खास करके आप लोगों ने ध्यान में रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण न्यूज़ है जो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस की है। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। विच प्लेयर हैज वॉन द, जो यानी कि प्राइज दिया जाता है, राचेल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी दी जाती है। ठीक है, तो आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर की मिली है, किसे मिली है, तो इसका राइट आंसर जो है वो होगा स्मृति मंदना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आएगा। लेकिन पहले हम जानते हैं थोड़ी सी डिटेल, जैसा कि आपके सामने दिया गया है। अच्छा, मैं शायद इस साइड से आपको थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन कोशिश करिएगा कि आप इसको एडजस्ट कर पाएं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि स्मृति मंदना जो है, ठीक है, आपको मालूम होगा, ठीक है, ये क्या है, इंडियन प्लेयर है और इंडियन क्रिकेटर है। जनवरी 2022 के अंदर इनको क्या है, रैचेल हियो जो यानी कि फ्लिंट ट्रॉफी जो है वो दी गई है। कौन सी ईयर की, तो 2021 की, खास करके ध्यान में रखना है। ठीक है, स्मृति जो है ओनली द सेकेंड प्लेयर है आफ्टर ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर ई पेरी के द्वारा जिनको ये यानी कि क्या है अवार्ड जो है वो दिया गया है। ये खास करके ध्यान में रखना है, मोर देन वंस। ठीक है, उसके बाद में शी वॉज ऑल्सो नॉमिनेटेड, यानी कि इनको नॉमिनेटेड किया गया है वुमेन्स T20 प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए भी, बट डेट वाज वॉन बाय इंग्लैंड ओपनर टी माउंट जो है उनके द्वारा यानी कि जीत लिया गया। ये खास करके ध्यान रखना है, यानी कि T20 प्लेयर ऑफ द ईयर जो है वो कौन बनी है, तो ये यानी कि बी माउंट है। क्लियर है। और स्मृति जो है अगर हम बात करें तो नेम्ड आईसीसी वर्ल्ड वुमेन्स T20 टीम ऑफ द ईयर जो है, ठीक है, ये भी नोटेबल है। स्मृति जो है वो वॉज नेम्ड आईसीसी वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर और ओडी क्रिकेटर ऑफ द ईयर इन 2018 के अंदर भी रह चुकी है। फेलो ओपनिंग बैटर बी माउंट, ठीक है, ये साउथ अफ्रीका की है। ठीक है, इनके साथ में ये दिया है। झूलन गोस्वामी जो है इनको भी वो वोन द सेम अवार्ड, ये सेम अवार्ड जो है 2007 के अंदर झूलन गोस्वामी भी जीत चुकी है, ये भी ध्यान में रखना है। द ओनली अदर इंडियन वुमेन एवर विन आईसीसी एनुअल अवार्ड। ठीक है, यानी कि इससे पहले झूलन गोस्वामी और ये स्मृति मंदना, ये खास करके आप लोगों ने ध्यान रखना है। क्लियर है। चलिए, ये दिया गया है हमारे सामने, आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये आप लोगों ने खास करके ध्यान रखना है, स्मृति मंदना। अगर हम बात करें क्रिकेट की तो आपको पता है कॉमनवेल्थ होने वाला है 2022 के अंदर, यानी कि इस साल। तो कॉमनवेल्थ के अंदर यानी कि क्या है कि वुमेन क्रिकेट जो है वो इंटर करने जा रहा है, और जिसके अंदर यानी कि क्या है, पहला मुकाबला जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया के बीच में होने वाला है पहला मुकाबला। ये खास करके आप लोगों ने ध्यान रखना है। क्लियर है। चलिए, तो ये देख लेते हैं, यहाँ पर लिस्ट दी गई है अलग अलग अवार्ड, कौन कौन सा अवार्ड किसको दिया गया। सबसे पहले आईसीसी T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करें तो मोहम्मद रिजवान रहा है। आईसीसी वुमेन T20 क्रिकेटर ऑफ द बात करें तो बी माउंट हम ऑलरेडी बता चुके हैं। मेंस टेस्ट क्रिकेटर की बात करें तो जॉय रूट रहा है, और जॉय रूट यानी कि मोहम्मद रिजवान कहाँ के हैं, तो सभी को मालूम होना चाहिए, मोहम्मद रिजवान जो है पाकिस्तान के हैं, जॉय रूट जो है वो इंग्लैंड के हैं। क्लियर है। बाबर आजम जो है ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर रहे हैं पाकिस्तान के। ठीक है, आईसीसी वुमेन ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करें तो ली है, एल ली, ये खास करके ध्यान में रखना है। आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, ये रहे हैं जिनका नाम है
इरास्मस, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो मेंस एसोसिएटेड क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है जिशन मकसूद रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में है आईसीसी वुमेन एसोसिएटेड क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो एंड्रिया माई जेपेडा जो है वो रही है, और स्मृति मंदना को ये अवार्ड दिया गया, और शाहीन अफरीदी को जो है सर गर्लफील्ड यानी कि अवार्ड जो है वो यानी कि सोबर्स ट्रॉफी जो है वो दी गई। खास करके आप लोगों ने ध्यान रखना है। क्लियर है? होप सो यहाँ तक आपको सारी बात जो है वो समझ में आ गई होगी कंप्लीटली। चलिए आगे चलते हैं। पेटीएम हैज पार्टनर विद विच ऑफ द with which company to provide lending product to merchant partners and consumers। यानी कि पेटीएम ने मर्चेंट पार्टनर्स और उपभोक्ताओं को उधार उत्पाद प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? टाटा कैपिटल, फुलेटन इंडिया, या फिर है मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, या है लैंडिंग कार्ड टेक्नोलॉजीज। तो इनमें से निम्न में से कौन सा हो सकता है? तो इसका खास करके आप लोगों ने ध्यान में रखना। राइट आंसर आएगा बी, यानी कि फुलेटन इंडिया जो है वो इसका राइट आंसर है। क्लियर है? फुलेटन इंडिया जो है वो इसका क्या है? राइट आंसर है। ये खास करके आप लोगों ने ध्यान में रखना। चलिए आगे बात करते हैं इसके ऊपर पूरी जानकारी। जैसा कि आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, सारी महत्वपूर्ण चीजें जो है वो बताई गई है। जैसा लिखा हुआ है कि फुलेटन इंडिया जो है, ठीक, ये क्या है? यानी कि 1997 कम्युनिकेशन यानी कि पेटीएम जो है इसके साथ मिलकर विच ऑन द ब्रांड पेटीएम, ठीक है, हैव अनाउंस ए पार्टनरशिप टू प्रोवाइड लेंडिंग प्रोडक्ट मर्चेंट पार्टनर और कंज्यूमर्स को यानी कि लेंडिंग प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाएंगे। विद द पार्टनरशिप टू स्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन विल लेवरेज डाटा ड्रिवन। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इस इतना ध्यान रखना है कि हाँ ये इसके साथ पार्टनरशिप की। दूसरा अगर हम बात करें तो ये इसके सीईओ का नाम है शांतनु मित्रा, और फाउंडेशन हुआ था सन 1994 के अंदर, और हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। और पेटीएम की बात करें तो सभी को मालूम है कहाँ है, नोएडा के अंदर हेडक्वार्टर है, ठीक है, याद रखना है। क्लियर है? कब फाउंडेशन हुआ था? तो 2010 के अंदर इसका फाउंडेशन किया गया था पेटीएम का। क्लियर है? चलिए आगे हमारे सामने दिया गया है कि अबाउट कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में दिया गया है। तो फाउंडेशन हुआ था सन 2003 के अंदर, ठीक है, और उसके बाद में हेडक्वार्टर इसका है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर। एमडी एंड सीईओ का नाम हो दिया कोटक। टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल। कोटक महिंद्रा बैंक की बात हो रही है। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी कि यूएसएफबी न्यूज में चल रहा है। फाउंडेशन हुआ था 1 नवंबर 2021। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, और इंडिपेंडेंट चेयरमैन की बात की जाए तो विनोद राय। आगे दिया गया है यानी कि अबाउट जियो प्लेटफॉर्म। तो जियो की बात की जाए तो अक्टूबर 2019 के अंदर ये क्या है? पूरी तरीके से रिलायंस के अंडर में है, एक यूनिट है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में है। फाउंडर इसके मुकेश अंबानी है। और अबाउट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ की बात की जाए तो फाउंडेशन सन 1919 में हुआ था। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड है। डायरेक्टर जनरल का नाम है गाय राइडर, और मेंबर नेशंस है 187। ये खास करके आप लोगों ने ध्यान रखना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। यानी कि अगर हम बात करें रिसेंटली क्या है कि नए जो चेयरपर्सन बने हैं किसके? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी कि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है वो हम लोगों ने बताना है। प्रीति सिंह है, सुनील गोरी है, विनोदानंद झा है, या अमित साहनी है। तो इसका राइट आंसर जो है ना वो आएगा विनोदानंद झा आएगा। क्या आएगा? विनोदानंद झा आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपकी अगर पूछा जाए तो सी इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? लेकिन जानते हैं इसके बारे में पूरी कहानी। देखिए एक एक चीज को सही से समझना। वैसे तो क्या ज्यादा अपने लिए इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो होगी मैं अंडरलाइन करता जाऊंगा। सबसे पहले तो हमारे लिए ये फुल फॉर्म है ना भैया, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। PMLA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक है। एग्जीक्यूटिंग जो अथॉरिटी है इसको 5 साल के लिए यानी कि क्या है, विनोदानंद झा को क्या बना दिया गया? चेयरपर्सन बना दिया गया। झा जो है 1983 के IRS ऑफिसर थे। ये छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन PMLA एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी होती क्या है? तो ये हमारे सामने दिया गया है कि 3 मेंबर बॉडी है, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये क्या है? एक 3 मेंबर बॉडी है, ठीक है, which mandate is execute the cases of attachment of assets order issued the प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से जितने भी यानी कि केसेस आते हैं तो उनको यानी कि देखने का काम करती है, उसको एग्जीक्यूट करने का काम करती है। ध्यान में रखना है,
ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की बात की जाए तो ये आया था सन 2002 के अंदर, सभी को मालूम है, आपकी बुक के अंदर भी दिया गया और हम लोग पढ़ते भी होते हैं, जो आपको बैंकिंग की बुक एकेडमी की तरफ से मिली हुई है, ठीक है, उसके अंदर ये है, ध्यान में रखना है। चैप्टर नंबर 5 के अंदर हम इसके बारे में डिस्कस करते होते हैं, क्लियर है। अगर हम बात करें तो प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग जो है, इसमें हमारे सामने जो डाटा दिया गया है, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग या फिर कह सकते हैं कोई भी तरीके की इसमें जो डेफिनेशंस दी गई है, उसमें हमें सबसे पहले PMLA की फुल फॉर्म प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया कब था, सन 2002 के अंदर, ये हम लोगों ने ध्यान में रखना है, क्लियर है। चलिए, होप सो यहाँ तक आपको बात समझ में। ये वो पर्सन है जो यानी कि हेड बने हैं, न्यू चेयरपर्सन टू PMLA एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी, है ना, ध्यान में रखना है। चलिए, आगे दिया गया है कि द इंडियन मिलिट्री हैज इंक कॉन्ट्रैक्ट डील विद विच कंट्री टू सरपास 84 एंटी आर्मर वेपन, यानी कि भारतीय सेना ने 84 एंटी आर्मर हथियार खरीदने के लिए किस देश के साथ अनुबंध किया है, ये हम लोगों ने बताना। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे देशों के साथ वेपन्स खरीदने के लिए अनुबंध हो रहे हैं, यहाँ तक कि यहाँ बनाने के लिए रूस के साथ भी हुआ था, लेकिन फिर भी हम पहले जानेंगे क्या कि ये एक्चुअल में है क्या, ठीक है। पहले देखते हैं इसके बारे में। देखो, एक हम कह सकते हैं कि इंडियन आर्मर्ड फोर्स द्वारा जो है, ठीक है, रिसेंटली जो है एक MOU साइन किया गया है। अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट किया गया किसके साथ, तो जैसा कि लिखा हुआ है कि स्वेडिश यानी कि डिफेंस कंपनी है जिसका नाम है साप। क्या नाम है? साप। इसके साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है। किसके लिए? तो ये सप्लाई करेगी सिंगल शॉट एंटी आर्मर्ड वेपन जो होते हैं 84, यानी कि अब आपसे पूछा जाए 84 हम लोग कहाँ से ले रहे हैं, तो कहाँ से ले रहे हैं, तो ये हम ले रहे हैं स्वेडिश की कंपनी है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आएगा इसमें, स्वीडन 1 आएगा, क्लियर है। 84 हम कहाँ से ले रहे हैं, 1 यानी कि स्वीडन से ले रहे हैं, ध्यान में रखना है, जैसा कि हमारे सामने दिया गया है, क्लियर है। और नाम क्या है कंपनी का, तो कंपनी का नाम है साब। साब जो है, ठीक है, साब जो है वो क्या है, वो सिलेक्टेड थ्रू ए कॉम्पिटिटिव प्रोग्राम के तहत इसको सिलेक्ट किया गया था, जो यानी कि क्या है कि सप्लाई करेगी 84 CS AST वेपन जो है वो इंडिया को सप्लाई करेगी, इंडियन आर्मी को और इंडियन एयरफोर्स को। ये जो अगर हम बात करें तो लाइट वेट होते हैं, फुली डिस्पोजेबल वेपन्स होते हैं, ठीक है। इट कैन बी फायर्ड फ्रॉम कॉन्फिडेंट स्पेस सच एज फ्रॉम इनसाइड बिल्डिंग, बंकर्स वगैरह से हम इनको क्या कर सकते हैं, फायर कर सकते हैं। लगभग इसका भार जो है 9 kg यानी कि 9 किलो के करीब होता है और इसकी रेंज जो है वो 200 मीटर की तक रहती है। कितने मीटर रहती है? 200, यानी कि लगभग 550 फुट के करीब ज़्यादा जो है इसकी रेंज रहती है, ठीक है। ये खास करके हम लोगों ने ध्यान रखना है। ये देखो भाई साहब ने उठा रखा है, कितनी शानदार फोटो दी गई है, ठीक है। ये जो उठा रखा है यही वेपन है और ये तो बाहर के लोग पता ही चल रहा है ना, तो ये तो इंडिया के नहीं है, ठीक है। तो ये वेपन जो है वो अब इंडिया को सप्लाई करेगा कौन? स्वीडन की कौन सी कंपनी? तो साब नाम की कंपनी है, क्लियर है। चलिए, विच टीम हैज वॉन द 9th नेशनल वुमेन आइस हॉकी चैंपियनशिप इन 2022 हेल्ड इन हिमाचल प्रदेश, यानी कि हाल ही में आइस हॉकी जो चैंपियनशिप हुई थी तो वो किसने जीती थी, वो हम लोगों ने बतानी है। ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और हॉकी की बात करें तो आइस हॉकी के ऊपर अभी आपको पता है कि गेम भी बहुत सारे हर साल चलते रहते हैं, जैसे कि चाइना के अंदर जो है, ठीक है। अभी हम बात करें तो ओलंपिक होने वाले हैं, और कौन से ओलंपिक? तो टोक्यो ओलंपिक जो हुए थे वो थे समर ओलंपिक, अब होने वाले विंटर ओलंपिक, और विंटर ओलंपिक चाइना के अंदर होंगे और बहुत सारे देश इसके अंदर भाग नहीं ले रहे हैं, क्योंकि वो जो एक आया था इसने भेजा था उसकी वजह से कि हो सकता है हमें और दे दे, है ना, तो इस वजह से। लेकिन हम लोगों ने पहले इसको जानना है, फिर हम आंसर की बात। द लद्दाख वुमेन, लद्दाख की जो वुमेन है, ठीक है, ध्यान से अब समझना है इसका, यानी कि आंसर जो है वो हम बाद में कोई बात नहीं देखेंगे, लेकिन पहले देख लो। लद्दाख वुमेन जो है, ठीक है, टीम वॉन द 9th नेशनल वुमेन आइस हॉकी चैंपियनशिप जो कि हिमाचल प्रदेश में हुई थी, उसको जीत लिया है। आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया होस्टेड द चैंपियनशिप इन काजा एरिया के अंदर इसको क्या है करवाई गई थी, यानी कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट जो है, स्पीति वैली भी बोलते हैं। यहाँ पर 6 टीम जो है भाग ली थी, दिल्ली, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, तेलंगाना, है ना, और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो है उन्होंने भाग लिया था। जिसमें से कौन विजेता रहा? तो लद्दाख जो है वो विजेता रहा। द यूटी वॉज रिप्रेजेंटेड द चैंपियनशिप बाय द टोटल ऑफ 20 प्लेयर के साथ इसने भाग लिया था, ठीक है। लद्दाख लेफ्टिनेंट गवर्नर आर के माथुर और रविंद्र कुमार जो कि लद्दाख के सेक्रेटरी है यूथ सर्विस और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के,
उन्होंने अपनी टीम को कॉन्ग्रेचुलेट बोला। फ्रॉम 15 जनवरी से लेकर 21 जनवरी तक ये जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर हुई थी। अगर हम बात करें तो 40 फीमेल प्लेयर, ठीक है, 20 फ्रॉम ले एंड इक्वल नंबर ऑफ फ्रॉम कारगिल हैव कंप्लीटेड 30-day आइस हॉकी डेवलपमेंटल कैंप इन काजा के अंदर कंप्लीट किया। ये ध्यान में रखना है, क्लियर है, ये भी हम लोगों को मालूम होना चाहिए। यानी कि इसका राइट आंसर आएगा बी ऑप्शन आएगा, ध्यान में रखना है, क्लियर है। ये देखो फोटो खिंचवा रहे हैं ट्रॉफी के साथ, ये मूवमेंट इनका प्राउड मूवमेंट है। चलिए आगे दिया गया है कि द फूड ऑर्डरिंग स्टार्टअप स्विगी हैज गेन द स्टेटस ऑफ डिकेकॉर्न इज इट हैज एक्सीड द वैल्यूएशन ऑफ, यानी कि फूड ऑर्डर जो कंपनी है, स्टार्टअप है जिसका नाम है स्विगी, जिसने डेकाकॉर्न का दर्जा प्राप्त कर लिया है। इसका मतलब कि डेकाकॉर्न मतलब 6 महीने के अंदर अपना यानी कि एवोल्यूशन जो है, मूल्यांकन जो है ना, वो डबल कर लिया इसने। तो यानी कि किससे पार कर लिया है वो हम लोगों ने बताना। तो इसने पार कर लिया 10 बिलियन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आएगा। 700 मिलियन की ग्रोथ आई है एकदम से, और मिलियन की तो 10 बिलियन के करीब हो गया। चलो बात करते हैं इसके बारे में, देखो दिया गया है, ठीक है, बहुत ही अच्छी न्यूज है, ध्यान में रखना है हम लोगों ने इसके बारे में। अगर हम बात करें स्विगी, जो कि फूड ऑर्डरिंग एक इंस्टेंट ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, जिसने यानी कि 700 मिलियन फंडिंग जो है वो यानी कि इसने पाई है, ठीक है, इन्वेस्को एसेट्स मैनेजर इन्वेस्को, जिससे अगर हम बात करें तो वैल्यूएशन जो है स्विगी की लगभग 10.7 बिलियन हो चुकी है, यानी कि 10 बिलियन से अबव हो चुकी है। कितनी बिलियन से अबव हो चुकी है? 10 बिलियन से अबव हो चुकी है, क्लियर है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये स्टार्टअप विद वैल्यूएशन ऑफ मोर देन 10 बिलियन, ये हमारे सामने दिया गया है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, नासा स्पेस एजेंसी जो है, ठीक है, नासा स्पेस एजेंसी जो है, 1 मिनट आप लोगों को थोड़ा सा पड़ेगा, ठीक है, फिर मैं हम जो है वापस से इसको शुरू करेंगे। आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्लियर है। चलिए, तो थोड़ा सा क्या है, बीच में डिस्टरबेंस थी, इस वजह से मैंने माइक जो है वो ऑफ किया था, क्योंकि इधर उधर जो है यहाँ पे आवाज़ें थोड़ी आती रहती है, क्योंकि बाहर जो है ये थोड़ा मंडी में अपना, जैसे क्या शहर पूरा बिल्कुल मार्केट के अंदर अपना मकान है, तो जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत परेशानी हो जाती है ना, थोड़े से शोरगुल जो है वो होता रहता है। चलिए क्वेश्चन है कि द नासा स्पेस एजेंसी हैज रिसेंटली अनवेल्ड फेज 2 ऑफ द डीप स्पेस फूड चैलेंज जो है इसका, यानी कि फेज सेकंड जो है वो किसके साथ, कौन सी एजेंसी के साथ पार्टनरशिप करके इसको लॉन्च कर रही है। पहले इसको पढ़ते हैं फिर आंसर जानेंगे। देखो ध्यान दीजिएगा, यूएस स्पेस एजेंसी है, नासा हम लोग सब जानते हैं, ठीक है, नासा जो है यूएस स्पेस एजेंसी है, सन 1958 के अंदर इसका फाउंडेशन होता है। हैज लॉन्च टू सेकंड फेज ऑफ द डीप स्पेस फूड चैलेंज जो है इन्होंने यानी कि किया है किसके साथ, कैनेडियन स्पेस एजेंसी के साथ, ठीक है, ये खास करके ध्यान रखना है। द कॉम्पिटिशन इनवाइट्स टीम टू डिजाइन, बिल्ड एंड डेमोन्स्ट्रेट इनोवेशन एंड सस्टेनेबल प्रोटोटाइप्स ऑफ फूड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एंड प्रोड्यूस फूड फॉर जजिंग, ठीक है। अगर हम बात करें, ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों से पहले तो ये ध्यान में रखना है कि डीप स्पेस जो फूड चैलेंज है, ठीक है, ये किसके साथ मिलकर, तो नासा और कैनेडियन स्पेस एजेंसी जो है इन दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च करी, यानी कि इसका आएगा कनाडा, ऑप्शन नंबर डी आएगा, ध्यान में रखना है, क्लियर है। अब अगर हम बात करें तो लगभग फेज सेकंड के लिए यानी कि जो प्राइस साइज रखा है $1 मिलियन इन्होंने रखा है। फेज 1 के अंदर यानी इन्होंने कब शुरू किया था, एंड किया था 2021 अक्टूबर के अंदर। 18 टीम वेयर जो अवॉर्डेड रही थी, लगभग 450 यानी कि हजार, यानी कि लगभग हम बात कर सकते हैं कि $4,50,000 जो दिए गए थे। ये खास करके आप लोगों ने ध्यान में रखना है, क्लियर है। ऑप्शन यहाँ तक आपको जो है बात समझ में आई होगी, ध्यान में रखना। ये है डीप स्पेस फूड चैलेंज जो इन लोगों ने कंप्लीट करना है, ठीक है। किस तरीके की चीज़ें हैं वो इन्होंने निकालनी है, इसके ऊपर पूरी स्टडी इन लोगों ने करनी है, उसमें ध्यान देना, क्लियर है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आज का, रामाचंद्रन नागास्वामी वो हैज पास्ड अवे रिसेंटली, वो वाज द रेनोवेट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु में वो क्या थे, फिल्म निर्माता थे, लेखक थे, पुरातात्विक या पर्वतारोही थे। पहले न्यूज को पूरा समझते हैं, ठीक। देखो हमारे सामने दिया गया है, नोटेड इंडियन हिस्टोरियन
आर्चियोलॉजिस्ट एंड एपिग्राफिस्ट। ठीक है, यानी कहने का मतलब तीनों चीजें इसके अंदर आपको सिर्फ सी है एक मिलेगा। ठीक है, तीनों तो मिल नहीं सकती, तो ध्यान में रखना है। अगर वो दो चीजें और आ जाए तो भी हमने आंसर लगाना है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। इसलिए मैंने आपको बोला पहले देखो इसमें दिया है, हिस्टोरियन भी है, आर्चियोलॉजिस्ट भी है, इसके साथ में अगर हम बात करें तो क्या है, एपिग्राफिस्ट भी है। ठीक है, जो तमिलनाडु के हैं। ये 91 आयु एज में जो है वो देहांत हो गया, यानी कि इनकी डेथ हो गई। ठीक है, और अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ तमिलनाडु गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ आर्चियोलॉजिकल, पहले डायरेक्टर भी रहे हैं नागास्वामी, जिनको यानी कि क्या है, नाउ फॉर हिज वर्क फॉर टेम्पल इंस्पायरेशंस एंड आर्ट हिस्ट्री के लिए इनको जाना जाता है। 2018 के अंदर नागास्वामी को जो है पद्म भूषण अवार्ड जो है वो भी दिया गया था, ध्यान में रखना है। थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होते हैं। और ही वॉज ऑथर्ड मोर देन 100 से ज़्यादा बुक इन्होंने लिखी, और लेटेस्ट बुक इनकी थी जिसका नाम दिया गया है सेंथामिज नादुम पानबम, जो कि पब्लिश जनवरी 2022 के अंदर इसको पब्लिश की गई थी। तो लगभग 100 से ज़्यादा इन्होंने बुक लिखी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है जो आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। ये वो पर्सन है जो जिनका देहांत हो गया था, इनकी फोटो आपको दिखाई दे रही होगी, क्लियर है। चलिए ओडिशा, अब वन लाइनर है कुछ जिनके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं फटाफट से। जैसा कि हमारे सामने दिया गया है उड़ीसा के, यानी कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, जो गंजम डिस्ट्रिक्ट है वो डिक्लेयर किया गया है, चाइल्ड मैरिज फ्री घोषित कर दिया गया है। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। नेशनल हेल्थ मिशन ने लॉन्च किया था निर्मय इन आसाम। आसाम के अंदर नेशनल हेल्थ मिशन द्वारा जो है निर्मय नाम से एक प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया है, ध्यान में रखना है। ठीक है, डेनियल ऑर्टेजस जो है जिनको यानी कि प्रेसिडेंट बने हैं किसके, तो निकागुआ 5th टर्म में। ठीक है, इंडिया ने यानी कि अनाउंस किया फाइनेंशियल लगभग 900 मिलियन किसके लिए, श्रीलंका के लिए, ओवरकम फॉरेक्स क्राइसिस को कम करने के लिए, क्लियर है। उसके बाद में हमारे सामने नेक्स्ट दिया गया है कि जो रिलायंस एक्वायर्ड 37% यानी कि स्टेक जो है जो मैंड्रियन ओरिएंटल न्यूयॉर्क होटल है उसके अंदर इनके यानी कि क्या हो चुके हैं, कुछ पार्टनरशिप हो चुकी है, क्लियर है। उसके बाद में दिया गया आरबीआई ने सेट किया है सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ फिनटेक, जो हेडेड किया जाएगा अजय कुमार चौधरी द्वारा। शेर सिंह बी ख्यालिया जो है अपॉइंट किए गए सीईओ ऑफ अडानी पावर के। ठीक है, उर्जित पटेल जो है ठीक है अपॉइंट कर दिए गए हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी जो कि 2021 का सिल्वर स्कॉच अवार्ड जो है वो इन्होंने जीता है 28th स्कॉच समिट में, ये भी ध्यान में रखना है, क्लियर है। चलिए, दिया गया है गीता गोपीनाथ जो कि आईएमएफ की फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर जो है, इनको प्रमोट कर दिया गया है, प्रमोटेड टू बी आईएमएफ फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर जो थी इनको। ठीक है, इनकी जगह मैंने रिसेंटली आपको बताया भी था कि नए पर्सन आ चुके हैं। हेडक्वार्टर है आईएमएफ का वाशिंगटन डीसी, पेरेंट नेशन ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन, और 27 दिसंबर 1947 को इसका फाउंडेशन किया गया था। संजीव कौशल जो है वो बिकम चीफ सेक्रेटरी बने हरियाणा के, यानी कि हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी के रूप में किसी नियुक्त किया गया संजीव कौशल को, जो कि 35th चीफ सेक्रेटरी है हरियाणा के, ध्यान में रखना है, क्लियर है। एक बुक है जिसका नाम दिया गया है द एम्परर ऑफ ऑल मेलेडीज, यानी कि मेलेडीज जो है, ठीक है, ये बुक लिखी गई है सिद्धार्थ मुखर्जी द्वारा। ये बायोग्राफी ऑफ कैंसर की जो है बायोग्राफी है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ध्यान में रखना है, क्लियर है। ये क्वेश्चन मैंने आपको घर से करने के लिए दिया था। इसका राइट आंसर एक स्टूडेंट ने बताया था, नरेश ने, और वैसे इसका राइट आंसर सभी को मालूम है क्योंकि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका था। तो इसका राइट आंसर था कौन सा, तो लखनऊ का था, बाबू बनारसी दास इंदौर स्टेडियम, क्लियर है। ये ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, सी आएगा इसका, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन आपके लिए आज होमवर्क में रहने वाला है, तो आप लोगों ने क्या है इसका आंसर जो है वो बता दोगे सब लोग, ठीक है। इसका आंसर जो है वो सब लोग जो है वो बता दोगे, इसका आंसर क्या होगा, ये होमवर्क है आप आज का, क्लियर है। चलिए, तो ये होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रीमियर होने वाला है 6:30 बजे से, ठीक है। और 26 तारीख का करंट अफेयर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करिएगा आप इसको पढ़ो। कल मैं 2 क्लासेज लेके आऊँगा, 27 और 28 की, फिर परसों 29 और 30 की जो है साथ में आ जाएगी, क्लियर। चलिए, एक रिकॉर्डेड मिलेगा, एक जो है प्रीमियर हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी डेली पीडीएफ बाय बैंकिंग एकेडमी से, और इसको अगर आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं। अगर किसी को कोई भी तरीके की दिक्कत, कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कर सकते हो, और मुझ तक अपनी बात जो है वो पहुंचा सकते हो, जहां से आपकी पूरी हेल्प जो है वो की जाएगी, ठीक है।
थैंक यू सो मच, मिलते हैं यानी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।